ब्रेक के बाद स्वागत है और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल कर दिया है। लाइव तस्वीरें हम सीधे आपको अंदर की दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल किया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, संजय नरेंद्र मोदी काफ़ी मुस्कुराते हुए, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दो अन्य पुजारी भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। संजय, देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो फिर से बनकर आएंगे तो देश के लिए एक फिर बड़ी खुशखबरी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सनातन धर्मों से अपील भी किया है, लोगों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री चलते चलते हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और सबसे हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की है कि देश में फिर से एक बार मोदी लहर काम हो। ऐसे में मोदी लहर की फिर से चर्चा हो और लगातार इसकी चर्चा हो रही है पूरे देश में। और प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो ओपन गाड़ी में सवार होकर देखिए किस तरीके से हाथ हिलाते हुए लोगों को हाथ जोड़कर विनती करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नज़र आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर वो भी चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी उत्साहित हैं लोग और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी उसी तरीके से मुस्कुराहट है। प्रधानमंत्री अपने सनातन धर्म को छोड़ना नहीं चाहते। अब देखिए कि उनके साथ जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं, जो पंडित हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी साथ में उनके बाहर मौजूद हैं। और जब वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं तो अकेले ही पहुंचे, तमाम सुरक्षाकर्मी बाहर में खड़े हैं। ऐसे में देश के लिए काफ़ी अच्छा मौका है और फिर से तीसरी बार जब प्रधानमंत्री जीत कर आएंगे सांसद बनके तो कहीं ना कहीं एक हैट्रिक का चांस लगेगा। और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बार वो खुद सारी चीज़ों को देख रहे हैं, एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन सीटों पर भाजपा कमज़ोर पड़ रही है उन सीटों पर वो खुद मॉनिटरिंग करके वहाँ पहुँच रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का ख्याल खुद से रख रहे हैं प्रधानमंत्री। तो एक बड़ा संकेत जो है ये दिख रहा है। पहले प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, गंगा आरती की है और काल भैरव की पूजा की है। वाराणसी में वो मंदिर में गए हैं और पूजा पाठ करते हुए फिर वो आगे की समय के लिए बढ़े हैं नामांकन के लिए और उन्होंने नामांकन कर दिया है, जिसके साथ तमाम 11 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, कई पार्टी के बड़े नेता उनके साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में नज़र आ रहे हैं। सभी बड़े नेता उनके नामांकन में पहुँचे हैं। तो एक खुशी का माहौल है, एक अच्छा माहौल है वहाँ पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री तीसरी बार अगर वो जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री इसी तरीके से सभी से मिलेंगे और स्वागत करेंगे। नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर जो हैं वो उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद है। वहीं पंडित गणेश्वर शास्त्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी निकाला था। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त नामांकन दाखिल किया है उस वक्त उनके साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं। संजय, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन के दौरान कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को वो सीधे लाइव बातों को सुनाते हैं। वक्त उनके चेहरे पर खुशी जो है वो झलक रही है। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, जो प्रस्तावक हैं वो उनके साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे संजय इन तस्वीरों को देखकर? बिल्कुल, ये खुशी का पल है और खुशी का माहौल है। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उनके साथ हमेशा नज़र आते हैं जब भी प्रधानमंत्री वाराणसी जाते हैं। प्रोटोकॉल भी है ऐसे में और उनके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के लिए पार्टी के नेता हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके साथ रहना लाजमी है। तो ऐसे में बड़ा खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री ने पूरे
विधि विधान के साथ अपना नामांकन किया है। जो सिस्टम है उस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया है। एक आम प्रत्याशी के तौर पर गए हैं, आम नागरिक के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि एक आम प्रत्याशी अगर किसी नामांकन के लिए जाता है तो उसी अंदाज में वो अंदर गए हैं। कोई उनके साथ तामझाम या जो भी सिक्योरिटी हैं वो नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये सादगी है कि वो सिंपल तरीके से जाते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी के लिए प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी मजहब के हों, किसी पार्टी के हों। पार्टी से हटकर वो एक पहले देश के लिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पूरे अच्छे तरीके से नामांकन करने के लिए वहाँ अपने समर्थकों के साथ ज़रूर पहुँचे, लेकिन अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तो वो अकेले जाते हैं। तो एक बड़ी खुशी का पल है और प्रधानमंत्री का जो बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे वाराणसी, वो हमेशा जाते हैं क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र है। और जब नामांकन करने के लिए पहुँचे हैं तो उससे पहले वो रोड शो करते हैं। रोड शो करने के बाद ठीक आज का दिन जो मंगलवार दिन है, आप जानते हैं कि दिन और तारीख भी वो देखते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। आज मंगलवार दिन है और ये शुभ दिन माना जाता है। मंगलवार दिन यानी बजरंगबली का दिन होता है, यानी हनुमान जी का दिन होता है। तो इस दिन खास तौर पर उन्होंने समय और तारीख रखा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने जो आचार्य हैं, जो पुजारी हैं, उनसे समय और तारीख और दिन देखकर उन्होंने नामांकन किया है। तो एक अच्छा दिन है मंगलवार दिन, हिंदू सनातन के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। रेखा जी। जी सत्येंद्र, तो वाकई में देखने वाली चीज है। और इस दौरान बड़े लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हों या फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, इस दौरान मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री जब नामांकन कर रहे थे तो उस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे। लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान भी वहाँ पर मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी वहां पर मौजूद रहे और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, जो आरएलडी के किसानों के नेता माने जाते हैं, वही जयंत चौधरी हैं, जिनके पिताजी को अभी भारत रत्न से सम्मानित कुछ दिन पहले किया गया था और भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए थे। साथ ही साथ कई बड़े केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, इस कार्यक्रम में जिनके शामिल हुए हैं और एनडीए के रहे हैं। बड़े ही शुभ समय में इन्होंने अपना नामांकन किया है और नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार यहां से नामांकन किया है। 9:30 बजे दशामेध घाट पर पहुंचे थे और उन्होंने 20 मिनट तक गंगा पूजन किया। इसके बाद आरती कर क्रूज से नमो घाट पहुंचे थे। पीएम ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजा किया और उसके बाद कलेक्टेड से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन को बाद में संबोधित भी करेंगे। तो ऐसी सारी चीजें बनारस से देखी जा रही हैं। बनारस में नामांकन के बाद प्रधानमंत्री के बड़े ही जोश और उत्साह वहां के तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थकों में, साथ ही साथ उन मतदाताओं में भी देखा जा रहा है। जब घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वहां जो पर्यटक थे उन्होंने भी खूब समझिए कि उस पल को कहीं ना कहीं देखा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखने को मिले। बड़ा ही खुशनुमा लोग महसूस कर रहे थे ऐसे में, क्योंकि सुबह से लेकर जो तमाम प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम रहे, उन कार्यक्रम में जगह जगह वहां पर पहुंचे। बनारस का जो पूरा माहौल देखा गया वो भगवा में ही दिखाई दिया। रेखा, वो भगवामयी नजर आया। नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते नजर आए, विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा पाठ किया। सत्येंद्र बने रहिए। संजय, चूंकि आपसे एक सवाल यहाँ पे हम यही करेंगे कि आज भाजपा के लिए बड़ा दिन है, चूंकि नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन किया है, लेकिन इसके साथ ही इस बड़े दिन में एक दुख की खबर भी आई बिहार से। बिहार के डिप्टी सीएम का निधन हो गया। कैसे देखते हैं आप इसे संजय? बिल्कुल रेखा, देखिए ये शोक की लहर है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी और वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं। अभी 6 महीने पहले ही उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी
कि उन्हें जो है कैंसर एक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, जिसके वजह से वो 3 महीने से इलाजरत थे एम्स में और आज रात में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। अब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और पटना एयरपोर्ट पर उनकी पार्थिव शरीर पहुंची है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने उन्हें निधन पर शोक जताया है। सभी लोगों का जब सुबह से ही बयान आ रहा है और कल रात से ही लगातार शोक की लहर बिहार में दौड़ गई है। सबसे बड़ी क्षति हुई है लोकसभा चुनाव के समय। इस तरह की बड़ी घटना, इस तरह की बड़ी चीजें होना कहीं ना कहीं शोक की बातें हैं, क्योंकि सभी नेताओं के चेहरे पर मायूस कर दिया है, नामांकन कर दिया है और आज के दिन भाजपा को एक बड़ी क्षति से भी गुजरना पड़ रहा है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। सत्येंद्र, आपसे जानने की कोशिश करेंगे मुकाबला अब जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं वाराणसी में, चूंकि नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब कांग्रेस के नेता अजय राय की अगर हम बात करें तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया है। कितना दिलचस्प ये मुकाबला हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए रेखा, पहले भी ये देखा गया अजय राय को लेकर के तमाम चीजें चली कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फिर उसका तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया और अजय राय को लेकर अजय राय ने खुद लास्ट में अपना बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि मैं काशी का बेटा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। जो खबरें चल रही हैं कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि अजय राय कभी संघ के सदस्य रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो मीडिया संस्थान और लोग ये संभावनाएं जता रहे थे कि अजय राय अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे और कांग्रेस को छोड़ देंगे। लेकिन लास्ट टाइम तक ये देखा जा रहा है कि अजय राय लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश में उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद है। ये बड़ा पद है और बड़े पद के साथ उनको बड़ी हॉट सीट, जो पूरे देश की हॉट सीट मानी जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार से सांसद बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उस सीट पर जो लड़ने के लिए बड़ा ही दम लोगों को चाहिए। तो ऐसे में अजय राय वहां पर अपना नामांकन करेंगे और वो यहाँ पर मैदान में खड़े हैं। रही बात टक्कर की, तो टक्कर में यहाँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा माहौल देखा जा रहा है, वहां बनारस भगवा में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय हैं, वो कहीं हो सकता है कि अंदरूनी कुछ तैयारी कर रहे हो तो टक्कर हो जाए। फिलहाल बाहरी माहौल को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदाता जो है एक साथ खड़े हैं। भगवान श्री राम के नारों की गूंज उनके मुंह से सुनाई दे रही है। सनातन के धर्म से जुड़े तमाम जयकारों की गूंज दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे हो रहे हैं, भारत माता की जय हो रही है। तो ऐसे में अगर टक्कर की बात करें तो नहीं लग रहा कि बाहरी माहौल के हिसाब को देखते हुए वहां पर अजय राय बहुत ज्यादा मतदाताओं को के मन में अपनी जगह बना पाए हैं और उनको ज्यादा मतदान मिलेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया यही दी है कि पहले भी वो जीते थे और इस बार और बड़े जो है वोटिंग परसेंटेज से जीतकर जो है पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और साथ ही साथ बनारस से बड़े मतदाताओं के आशीर्वाद से जीत कर आएंगे। देखा सत्येंद्र, चूंकि एक सवाल ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक जो है वो चुने थे, जिसमें 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये जातीय समीकरण के हिसाब से उन्होंने अपने प्रस्तावक चुने हैं, जहां 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और दलितों को भी उसमें शामिल किया है। तो ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को बड़ा एक संदेश जाएगा, देश के आम आवाम और जनता को बड़ा संदेश जाएगा कि यहाँ सभी धर्म के लोगों को इसमें जो है जो समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रस्तावक बनाने के लिए जो मोदी जी ने खुद अपना जो है लोगों का नाम क्लियर किया। हालांकि करीब 24 लोगों की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गई थी और उसमें ये देखा गया था कि किन किन लोगों को प्रस्तावक बनाया जाए। तो माननीय अमित शाह और तमाम लोगों ने उस पर चर्चा भी की, लेकिन इन कई नामों को नीचे से ऊपर तक आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 ब्राह्मण चेहरा और 2 ओबीसी और दलित को उसमें शामिल किया, अपना प्रस्तावक बनाया। तो ये बहुत बड़ा संदेश आम आवाम और आम जनता को जाने वाला है। रेखा,
बिल्कुल। और इसका फायदा आने वाले दिनों में कितना होगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पूरा जातीय समीकरण जो है वो प्रस्तावक जो उन्होंने अपने चुने और उसमें वो देखने को मिला, आने वाले दिनों में इसका क्या असर चुनाव में पड़ सकता है? देखिए, चुनाव अब समझिए जल्दी ही है, और ऐसे में जिस तरीके जो समीकरण है वो समीकरण उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, और जनता के पास एक सामाजिकता की दृष्टि से जो संदेश जाते हैं वो समाज के हर वर्ग को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, और हर एक आदमी के मुंह से वो बातें निकलती हैं कि सामाजिक दृष्टि से मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि हर एक वर्ग के व्यक्ति को अपना प्रस्तावक बनाया। बहुत लोग बड़े बड़े थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे लोगों को और विशेष वर्ग के लोगों को अपना प्रस्तावक बनाया, बहुत बड़ी चीज है। तो ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पॉजिटिव दिखाई देते हैं। रेखा, बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई देते हैं। भाजपा जो है वो लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर के उत्साहित नजर आ रही है, और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन जो है वो वाराणसी सीट से दाखिल किया है, और तीसरी बार इस सीट से वो चुनावी मैदान में है। कल रोड शो उन्होंने किया, आज नामांकन से पहले गंगा आरती की, गंगा माता की पूजा की, काल भैरव मंदिर पहुंचे और फिर नामांकन करने पहुंचे। क्या कुछ कहेंगे सत्येंद्र? हाँ बिल्कुल, बड़ा रोड शो कल देखा गया और उसके बाद आज नामांकन किया है। तो ऐसे में तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हुए। तो एक बड़ा संदेश है ये, इसमें कहने की कोई ऐसी दो राय की बात नहीं है, क्योंकि जो हुजूम उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है, माहौल उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। बनारस की जनता के साथ साथ जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके उस रोड शो में शामिल हुए। तो एक तरफा दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ की जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है, उनके पक्ष में वहाँ बहुमत दिखाई दे रहा है। रेखा, सत्येंद्र बने रहिए, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप देखते हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष जो है वो अभी तक नरेंद्र मोदी के आगे किसी चेहरे को नहीं ला पाई है। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार उनके सामने अजय राय को उतारा जाता है। तो ये मुकाबला थोड़ा जो है वो दिलचस्प नजर नहीं आता है जब INDIA गठबंधन इस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसे नेता को उतारती है जो लगातार उनके सामने हार जो है वो दर्ज करते आए हैं। चलिए, संजय से आवाज नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र, चूंकि आप ही से ये सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, और जिस तरीके से अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें तो वाराणसी सीट से वो नामांकन करते हैं, तो ऐसे में कोई मजबूत चेहरा वाराणसी से विपक्ष की ओर से नहीं उतारा जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं सत्येंद्र? देखिए, देश की जनता यही तो जानना चाहती है कि विपक्ष के लोग एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर कौन? तो ये सवाल जो है वो जो जनता के मन में है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर इसीलिए कर रहा है कि अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर जीत भी गए गठबंधन के साथ तो देश का PM आखिर कौन होगा। हालांकि कई बार ये देखा गया और पूछा गया है, तो यही बात जो विपक्ष के तमाम लोगों से निकल करके आई हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम जो दल हैं वो किसी एक नेता को चुनेंगे और उसमें सबकी सहमति होगी, सबकी सर्वसहमति के अनुसार किसी एक को PM पद के लिए चुना जाएगा और वही देश का PM होगा। लेकिन आम जनता इस बात पर अभी विश्वास नहीं कर पा रही कि आखिर कौन ऐसा होगा जिसको देश की बागडोर दे दी जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने 10 साल से आजमाया है, तो तीसरी बार फिर से 5 साल के लिए और कार्यकाल पर लोग विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी की लहर है, और मोदी जी के चेहरों को लेकर के अभी भी वो लहर जो 14 में दिखी वही 19 में दिखी, और वही अब 24 में उनकी गारंटी की जो योजना है, गारंटी की गाड़ी है, उससे लोग प्रभावित हैं, योजनाओं का लाभ मिला है, उससे लोगों की जो कनेक्टिविटी है भाजपा के पक्ष में जुड़ी है। तो आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग दिखाई दे रहे हैं, और विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा साफ न होने की वजह से अभी जनता जो है डब्बा डोल है। अभी वो अपने आप में नहीं समझ पा रही है कि हम किस नाव पर सवार करें, और इसी असमंजसता की स्थिति में लोग जो मतदाता हैं वो बड़े भ्रमित हो रहे हैं। देखा जो है वो भ्रमित हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल सत्येंद्र, चूंकि यही रहेगा कि 4 चरणों का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, और अब कुछ चरण बचे हुए हैं। वाराणसी में जो है वो अंतिम चरण में चुनाव है, और 1 जून को जो है वो वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। सत्येंद्र,
सवाल दोहराइएगा रेखा, आवाज जी नहीं आ रही सत्येंद्र, है। मेरा सवाल ये है कि 4 चरणों का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब कुछ चरण ही बचे हैं। वाराणसी सीट की बात करें तो यहाँ 1 जून को मतदान होना है, क्या कुछ कहिएगा? हाँ बिल्कुल, 4 चरण गुजर चुके हैं और 7 चरणों में पूरे देश में मतदान हो रहा है। 3 चरण अभी बाकी हैं। 5वें चरण के लिए तैयारी हो रही है। 5वें चरण में लखनऊ में भी मतदान है और यहाँ राजनाथ सिंह हैं। वहीं 7वें चरण में सबसे लास्ट में बनारस में मतदान होगा। इसको लेकर के जहां चरणबद्ध तरीके से निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है। पहले फर्स्ट फेज की पूरी तैयारी और उसके बाद मतदान कराया, फिर सेकेंड फेज में पूरी तैयारी रखी और फिर मतदान कराया। वैसे ही तीसरे और चौथे में पूरी शांति व्यवस्था और स्पष्ट तरीके से वहां मतदान हुआ। वहीं अब 5वें चरण को लेकर के निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है। 5वां चरण जब हो जाएगा तब फिर 6ठे चरण को लेकर के और 7वें चरण को लेकर के निर्वाचन चुनाव कैसे होगा उसकी तैयारी और बनेगी। फिलहाल साल में बने मतदान का यहाँ पर जब मतदान लास्ट फेज में होगा पता चल जाएगा कि किस ओर हवाएं बह रही हैं और किसके पक्ष में चीजें दिखाई दे रही हैं। रेखा, बिल्कुल सत्येंद्र, चूंकि शुरू में आपने बताया कि कई सारे नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं, आपने सभी का जिक्र किया, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो शामिल नहीं हुए। क्या वजह रही नीतीश कुमार के नहीं शामिल होने की? वजह कुछ भी हो सकती है और एक तो बिहार में एक बड़ा दुखद समाचार ये भी है कि सुशील मोदी का निधन हो गया, तो ये वजह भी हो सकती है। और दूसरा सोचिए कि अगर उनके सामने वो नहीं आ पाए हैं और इसमें शामिल नहीं हो पाए तो हो सकता है कोई अर्जेंट काम रहा हो या फिर कोई ऐसी वजह रही हो। फिलहाल अभी उस वजह का कोई स्पष्ट हम अपने दर्शकों को नहीं बता सकते क्योंकि उसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन उनके जो इस नामांकन में शामिल ना होने की वजह से तमाम चीजें लोगों के दिमाग में चलने लगती हैं। मतदाताओं पर भी इसका कहीं ना कहीं खासा असर देखने को मिलता है। इसी के साथ विपक्ष के पास भी ऐसे तमाम जो दृश्य किसी की ना होने की जो कमी महसूस करते हैं, विपक्ष के पास वो मुद्दे भी बन जाते हैं। रेखा, जो है वो चीज़ें नज़र आती है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। संजय, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन जो है वो आज दाखिल कर दिया है वाराणसी से और अब लगातार जो है वो इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में लोकसभा का यह चुनाव कितना देश में दिलचस्प होता है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।